कभी कभी स्पेशल एजुकेटर के पास जाने की राय दी जाती है, तो कभी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्यों जाना है। तो इसलिए आज हम हमारे मुंबई के जाने माने एक स्पेशल एजुकेटर मिसेस मानिक चित्तलवाला को आज के वर्कशॉप के लिए इनवाइट किया है, और मैं आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बता दूं कि मिसेस मानिक चित्तलवाला ये एक स्पेशल एजुकेटर है और एक टीचर ट्रेनर भी है। उनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है और वे महाराष्ट्र डिस्लेक्सिक एसोसिएशन में वो काम करते हैं with children with other disabilities also like autism and hearing impairment. और उसका फोकस जो रहता है वो remedial work with students using the in syllables program और the Furiston instrumental enrichment program. वो एक टीचर ट्रेनर है एंड सुपरवाइजर भी है फॉर द डिसलेक्सिया थेरेपिस्ट ट्रेनिंग एंड द सॉन्डे सिस्टम। सो मैं सिर्फ वही बता रही थी कि वो एक टीचर ट्रेनर है और वो सुपरवाइजर है फॉर द डिसलेक्सिया थेरेपिस्ट ट्रेनिंग एंड द सॉन्डे सिस्टम। शी इज रजिस्टर्ड विद द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और वे ऑल्सो एक मेंबर है इंटरनेशनल डिसलेक्सिया एसोसिएशन यूएसए के बारे में। एंड वो आगे हमेशा बढ़ते हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को जितना हो सके एम्पावर करें। तो ओवर टू यू मानिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। Thank you everyone and good evening actually to everyone, and thank you Fatima for the kind introduction. And yes, I am a special educator with yes, I started got into the मैं ये field में काफी let's say late enter हुई हूँ, लेकिन फिर भी 18 साल से ये काम बच्चे लोग के साथ करती हूँ। एंड आज का जिस टॉपिक पे मुझे बुलाया गया है वो है रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन। एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन और एक पहले हम शुरू करते हैं एक वीडियो के साथ। प्लीज आप वो वीडियो देखिए और फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। ओके again. Yeah. Once more. Stop. Back. And keyboard. Knitting. Okay, do it. Knitting. 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 Eat. Big. Body. Body. ओके, हमने ये जो वीडियो देखा है वो एक 7 साल का बच्चा है और उन्होंने ये बच्चे ने कॉक्लियर इम्प्लांट किया है और काफ़ी 2-3 साल से मेरे पास आ रहा है। आपने देखा कि ये बच्चे को डिफ़िकल्टी सिर्फ हियरिंग में ही नहीं, लेकिन जब उनका असेसमेंट किया गया तो लगा कि उन्हें दूसरी भी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है आगे। जैसे उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हुआ तो पता चला कि उसके ये बच्चे में और भी डिफ़िकल्टीज़ दिखाई दे रही है। और
और पेरेंट्स को हुआ कि सिर्फ स्पीच थेरेपी से ही ये बच्चे की परवरिश नहीं हो पाएगी या लर्निंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें, जैसे एडवाइस किया गया, एक स्पेशल एजुकेटर के ज़रूरत, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बच्चा करता है। और मेरे पास ये बच्चा आया, मैंने देखा कि यस, उसको, ये बच्चे को डायरेक्शन में या समझने में, डायरेक्शंस में भी डिफ़िकल्टी थी। सुन लेता था, लेकिन क्या करना होता है, स्टार्ट इनिशिएटिव बिगिन करने के लिए ये बच्चे को डिफ़िकल्टी रहती थी, और ऐसे डिफ़िकल्टीज ये बच्चे में दिखने लगी थी। और जब मैंने ये बच्चे के साथ स्टार्ट किया, तो ये बच्चे को ना तो कोई साउंड आता था, ना लेटर रिकग्निशन था, कुछ नहीं था। लेकिन वर्किंग विद द चाइल्ड इन अ मैनर, जिस तरह से वो सीख सके, उसी तरह से उसे सिखाया गया है। और इसे हम कहते हैं मल्टी सेंसरी वे ऑफ टीचिंग, जहाँ बच्चा देखता भी है, देखा कि उसने वो कार्ड भी देखा, फिर कार्ड देख के रिकग्नाइज किया, यानी कि विजुअली उसने वो कार्ड देखा, फिर जो उसे कहा गया था कि गिव मी द कीवर्ड एंड साउंड, हर ये प्रोसेस में एक कीवर्ड दिया जाता है, जिसको मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन 3 स्टेप्स होता है, जहाँ पहले बच्चा नेम ऑफ द लेटर बोलता है, फिर कीवर्ड एंड साउंड कहता है, लास्ट स्टेप में कीवर्ड, साउंड और लेटर रिकग्नाइज करता है। तो वो कीवर्ड और साउंड जो पता था, एसोसिएशन, वो एसोसिएट करके वो लेटर नेम कर सकता था। तो दिस इज अ मल्टी सेंसरी वे ऑफ टीचिंग, and that is what the focus is of a special educator in today's research. कहा कहते हैं, रिसर्च हैज इन फैक्ट शोन कि हमारा ब्रेन इतना मैलिएबल है कि हमें उसे जिस तरह से मोड़ना चाहेंगे हम मोल्ड कर सकते हैं। तो मल्टी सेंसरी वे ऑफ टीचिंग इज वेयर द हियरिंग, द विजुअल एंड द काइनेस्थेटिक मोटर ऑल यूज साथ में इस्तेमाल करके बच्चे को सिखाया जा सकता है। सो व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन इज अ स्पेसिफिक, यानी कि खास तरीका पढ़ाने का। जब कोई बच्चे में डेफिसिट रहती है, कोई कमी रहती है, तो हमें वो कमी को कम करना है, राइट, रिड्यूस करना है। और ये रिड्यूस हमें दिखते हैं, कोई इंडिकेशंस होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन होता है, टीचर्स ऑब्जर्वेशन होता है, और उसका परफॉर्मेंस देखते हुए हम ये जज करते हैं कि यस, ये बच्चे को पढ़ाने की का जो रेगुलर तरीका है क्लासरूम में, उसे हटके करना पड़ेगा, उसे इंडिविजुअल अटेंशन या स्मॉल ग्रुप अटेंशन दे के पढ़ाना पड़ेगा, ताकि वह अपनी एकेडमिक स्किल्स है वो बाहर आके उभर आए और वो बच्चा परफॉर्म करे। हर एक एज में एक इंडिकेटर्स रहते हैं कि हम कहते हैं ना कि जब बच्चा 6 के 8 महीने के अंदर करीबन क्रॉलिंग सीख लेता है, लेकिन उसके पहले 4 महीने में अगर हम बच्चे को क्रॉलिंग सिखाना चाहे तो भी वो नहीं हो पाएगा, सही है ना, या करना चाहे तो भी हम असफल रहेंगे। इसी तरह से हर एक एज ग्रुप के अंदर, एकेडमिक एज ग्रुप के अंदर भी सर्टेन स्किल्स आने चाहिए। अगर वो स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं तो हमारे लिए ये रेड फ्लैग्स कहला जाता है कि हमें सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, और ये हमें कैसे पता चलेगा क्या आना चाहिए या क्या नहीं आना चाहिए। तो हमें हर एक एज ग्रुप, 3 एज ग्रुप्स के ऊपर मैंने ध्यान दिया है। फर्स्ट ग्रुप को जो हम कहते हैं इज द लोअर ग्रेड, वो है प्राइमरी टू 4th ग्रेड। प्राइमरी टू 4th ग्रेड के अंदर अगर बच्चे में डिफिकल्टी है रीडिंग, स्पेलिंग या नंबर्स में, लेटर्स रिकग्निशन और नंबर रिवर्सल्स भी होते हैं, इस तरह की डिफिकल्टीज दिखाई दे रही है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफिकल्टी है, फिर डायरेक्शन, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, 2 इंस्ट्रक्शंस दिए तो एक इंस्ट्रक्शन कर पाता है बच्चा, दूसरा नहीं करता है। हम कहते हैं जाओ एक ग्लास और एक नैपकिन लेकर, एक ग्लास ऑफ वाटर और नैपकिन लेकर, बच्चा शायद सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर लाएगा, नैपकिन नहीं लाएगा। ये डिफिकल्टी भी सोचने की है कि क्यों ऐसा हो रहा है।
फिर ऑर्गेनाइजेशन, बच्चा कितना ऑर्गेनाइज है अपने खिलौने रखने में, अपने बुक्स रखने में, हमारा अपना खुद का कमरा हो या कपड़े कैसे किस तरह से वो ऑर्गेनाइज रखता है। ये भी है कि अगर कोई फैक्ट्स बताया गया, पढ़ाया गया, वो उसे याद रहता है कि भूल जाता है। कोई नए फैक्ट सिखाओ तो कितनी आसानी से वो समझ लेता है। क्या वो केयरलेस एरर्स करते हैं? सेंटेंस लिखने को कहा, सिंपल सेंटेंस, अगर वो कैपिटलाइजेशन भूल जाते, फुल स्टॉप लगाना भूल जाते, ये भी एक बात है ध्यान देने वाली कि ये क्यों हो रहा है। अगर बच्चे की ग्रिप, पेंसिल ग्रिप सही नहीं होती है, बहुत सी बार बच्चे पेंसिल पकड़ते हैं गलत तरीके से, बहुत आगे या बहुत पीछे या 2 उंगलियां पकड़ के, ये सब गलत पेंसिल ग्रिप है। ये भी आपको ध्यान देना है कि ये क्यों ऐसे बच्चा पेंसिल पकड़ रहा है। और लास्टली टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चा अपना टाइम कैसे मैनेज करता है, या ऑफ कोर्स छोटे रहते हैं तो हमें पेरेंट सुपरविजन होता है, पेरेंट सुपरविजन के बावजूद भी उस डिफिकल्टी है, तो हमें सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। इसीलिए हम जब भी कोई सिखाते हैं, स्पेशली विद रीडिंग और स्पेलिंग्स, ये मटेरियल जो मैंने दिखाया था जो फर्स्ट वीडियो में, जहाँ विजुअली बच्चे को वो कार्ड दिखाया गया, राइट, फिर उसको कहा गया कि से द कीवर्ड, यानी कि बोलो, काइनेस्थेटिक, मोटर एंड टैक्टाइल, और लिखो। बच्चा देखता है, अपने आप को सुनता है, एप्पल, ए साउंड सुनने के बाद उसे कनेक्ट होता है कि ये लेटर ए रिप्रेजेंट होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मल्टी सेंसरी वे ऑफ रीडिंग एंड स्पेलिंग, स्पेशली व्हेन यू हैव टू टीच एनी मटेरियल। जब इस मल्टी सेंसरी मेथड से अगर सिखाया गया, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छा रहता है। चाइल्ड कैन रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। फिर एक दूसरी बात होती है कि जब ये नया मटेरियल सिखाते हैं, इसे प्रैक्टिस कितना किया जाना चाहिए। कहते हैं कि बारी बारी से प्रैक्टिस करो, हाँ, लेकिन रेगुलरिटी से प्रैक्टिस करना है, नहीं कि एक दिन में 10 ही बार पढ़ाते रहो वही सेंटेंस। इस तरह से नहीं होता। ये मटेरियल छोटा छोटा parts में, in small bits, it has to be taught repeatedly for it to stay in the long memory. So this is called as a multisensory way of teaching. And Birch and Shedler has said conscious multisensory procedures using students' eyes, ears, hands, and mouth help link the sounds, sight, feel of the spoken language to the printed letter or the word on the page. तो ये रिसर्च के ऊपर से बताया उन्होंने किया है, और बताया कि ये सब हमारे जो सेंसेस है, लिसनिंग, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, मोटर, सब एक साथ में लिंक है। और यही लिंक अगर रहेगा, तब बच्चे की रीडिंग और स्पेलिंग में चेंजेस आएंगे, हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। And I'm going to share you one very important strategy which is related to the handwriting. हमने अभी, हमारे सब बच्चे घर पे बैठते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, कंप्लेन करते हैं। आपने सुना होगा, कंप्लेन करते हैं, हमारी बैक दर्द है, हमारा हाथ दर्द हो रहा है, हमारी आई स्ट्रेन हो रही है, सिर में दर्द है। छोटे हो या बड़े, सबकी ये कंप्लेन्स आती रहती है, और हमें लगता है वो बच्चा लेजी है, पढ़ना नहीं चाहता है, उसे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्यों? इसीलिए मैं ये स्ट्रैटेजी आपको दिखा रही हूँ। पॉइंटर्स है, स्ट्रैटेजी नहीं है, पॉइंटर्स है कि जब आपका बच्चा बैठता है पढ़ने के लिए, वो किस तरह से बैठता है। अगर वो टेबल चेयर के ऊपर बैठता है, तो वो, उसके पैर कहाँ पे है, उसके चेयर शायद बहुत हाई है या बहुत लो है, इज हिज बैक स्ट्रेट, आर हिज फीट टचिंग ऑन द फ्लोर। अगर बच्चा ग्राउंड, जमीन पर बैठ के टेबल लेके बैठता है, तो तब भी उसकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। उस बच्चे को स्लाइटली लीन फॉरवर्ड, देखो ये यहाँ पे पिक्चर जो दिया गया है, फीट ऑन द फ्लोर, बैक स्लाइटली लीनिंग फॉरवर्ड। ऐसे नहीं कि बच्चा पूरा झुक गया है, यानी कि अगर पूरा झुक गया है, यानी कि देन द चेयर इज नॉट इन द राइट पोजिशन, or the table is too low, or if the child is sitting like
this means the table is too high. So you have तो देखना चाहिए कि जहाँ भी बच्चा बैठता है पढ़ने और लिखने के लिए, वहाँ पे उसकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड होना चाहिए, उसके पैर जमीन पे होने चाहिए, उसका हाथ किस तरह से होना चाहिए, जो पेपर रहता है बट जो टॉप एज ऑफ द पेपर रहता है वहाँ पे उसका नॉन राइटिंग हैंड होना चाहिए, ताकि वो बुक को पकड़ के रखे, और स्लाइटली स्लांटेड होना चाहिए. The paper should be slightly slanted at 45 degrees. और उसकी पेन और या पेंसिल जो भी बच्चा पकड़ रहा है उसकी ग्रिप सही होनी चाहिए. ये पॉइंट शुड बी इन लाइन विथ हिज शोल्डर, शोल्डर के बराबर से, और थंब और पॉइंटर फिंगर के बीच में रेस्टिंग ऑन द मिडिल फिंगर. एंड ऑलवेज पेंसिल शेविंग जो रहती है ना उसके पीछे से बच्चे को पेन या पेंसिल पकड़नी चाहिए. दिस आप देख रहे हैं, ये होनी चाहिए उसकी पोजीशन ऑफ होल्डिंग द पेंसिल. बहुत सी बच्चे ऐसे पेन पकड़ते हैं या बहुत ही आगे लाके पेंसिल खड़ी रखते हैं और ग्रिप बहुत टाइट होता है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो पेन बहुत ही टाइट पकड़ के रखते और फिर क्या कहते हैं, माय फिंगर्स आर पेनिंग, दर्द है, ऐसे ऐसे करते हैं रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पेन बहुत टाइट पकड़ा है, रॉन्ग ग्रिप से पकड़ा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से बच्चे ने पेन पकड़ के रखिए या पेंसिल पकड़ के रखिए अपने हाथ में. So these are the few checkpoints जब बच्चा राइटिंग या कोई भी लिखने का काम करने के लिए बैठता है. Now this is another short video जहां मैंने दिखाया है रीडिंग. बच्चा रीडिंग करता है. रीडिंग के अंदर 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं हम, जहां पे पहले बच्चा लेटर्स नेम करता है, जैसे कि RA, RI, लेफ्ट टू राइट, 3 लेटर वर्ड, 2 लेटर वर्ड. यहाँ पे मैंने 2 लेटर और फिर द चाइल्ड 3 लेटर वर्ड्स पे रीड कर पाता है. लेकिन किस तरह से पहले सब लेटर्स नेम करता है बच्चा. देन द नेक्स्ट स्टेप इज वेयर ही रीड्स अप टू द वावल, कॉन्सोनेंट वावल तक ही पढ़ता है, और फिर थर्ड स्टेप है कंप्लीट करता है. आप ये वीडियो देखिए. I L A L I M A M I. Put your finger. D D. B A B I D A D I. Now Rushan, read. Bat. Bat D. B Mm. तो आपने देखा कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चे की रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. पहले बच्चा अप टू द लेटर्स रीड करता है, फिर अप टू द वावल एंड देन फिनिशेस. ये आप 3 लेटर्स, 4 लेटर्स एंड स्लोली डिफरेंट वावल्स के साथ बच्चे को पढ़ा सकते हैं. ये एक टेक्निक है जो मल्टी सेंसरी मेथड से ही पढ़ाई जा, पार्ट ऑफ द मल्टी सेंसरी वे ऑफ रीडिंग. So it is a training that the teacher has to take or undergo to be enabled to do this.
So here the role of the special educator is very important, and where they bring in that element of teaching in a very systematic, explicit way. It's not random, ये randomly नहीं किया जाता, ये step by step procedure से पढ़ाया जाता है. This is teaching reading. Now when you have spellings, हमें कहा गया है कि इंग्लिश तो बहुत फनी लैंग्वेज है, वहाँ पे तो कुछ कैसे MOT मॉथ होता है, फिर अगर MOTHE आता है तो मॉथर नहीं होता है, मदर हो जाता है, तो ये पूरा चेंज कैसे हो गया. तो कहते हैं कि वेरी फनी लैंग्वेज. लेकिन अगर हम देखेंगे तो 85% ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज रेगुलर. इट इज ओनली 15% जहाँ पे इंग्लिश इरेगुलर है. और ये इरेगुलर वर्ड्स हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर सिखाए बच्चे को, तो बहुत आसानी से बच्चा सीख लेता है और अप्लाई करता है. तो ये स्टेप्स हैं जो आप अपने बच्चे के साथ ये इरेगुलर वर्ड्स या कहते हैं कि लर्न्ड वर्ड्स पढ़ा सकते हैं. पहला है कि आप ये वर्ड लिख ले, यानी कि ये एग्जाम्पल दिया गया है THE ध. ये फोनेटिकली करेक्ट नहीं है, त ह ए नहीं होता है ना ध. सो ये सो THE ध इज अ लर्न्ड वर्ड. हम कैसे पढ़ाएंगे? हम एक साइड पे लिखेंगे, मदर और द caretaker, whoever is teaching the child will write THE and the student को इस वर्ड लेटर पे बोलते हुए ट्रेस करना है. THE ध 3 times. THE ध, THE ध. Next on the side he will make a copy. जब कॉपी बनाएगा बच्चा, वो देख के कॉपी बनाएगा. THE ध. हाँ, यहाँ पे भी वो नेम का लेटर बोलेगा. साउंड और लेटर्स कनेक्ट नहीं हो रहे ना, ये लर्न्ड है, इरेगुलर वर्ड है, तो यहाँ पे भी बच्चा सिर्फ नेमिंग ऑफ द वर्ड्स करेगा. THE ध. एक कॉपी बनाया, 2 कॉपी बनाए, इससे ज्यादा नहीं, 5-5 6 बार करने की कोई जरूरत नहीं है. आप अगर बच्चे को आया नहीं आया तो आप दूसरे दिन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन एक दिन में 2 या 3 बार से ज्यादा कॉपी मत कराइए. थर्ड स्टेप इज जब बच्चा कवर कर लेता है, 2 बार लिखने के बाद वो कवर करके फिर नेम करके फिर से लिखता है THE ध. ये होने के बाद आप ये वर्ड एक सेंटेंस में पढ़ने के लिए दे सकते हैं या डिक्टेशन के लिए दे सकते हैं. द गर्ल सैट, सिंपल, ताकि बच्चे को वो एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए. अब हम आते हैं मिडिल ग्रेड्स के अंदर, जो है 5th 6th 7th 8th तक हम बोलते हैं मिडिल स्कूल. मिडिल स्कूल के अंदर कौन से इंडिकेटर्स है जिसे हमें लगता है कि ये डिफिकल्टीज है, तो हमें उसके बारे में कुछ करना चाहिए. जब कॉम्प्रीहेंशन, बच्चे जब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़ते हैं तब उसे कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ रहे हैं बच्चे, कौन से वर्ड्स उसके वोकैबुलरी में नहीं है, तो क्यों नहीं है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है. बच्चा बहुत सी बार फैक्ट्स याद नहीं रख पाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो मैथ्स में है वो कर नहीं पाते हैं, उनकी मेमोरी शॉर्ट होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन भी शॉर्ट रहता है. बहुत सी बार बच्चे शो साइन ऑफ डिफिकल्टी विद टाइम मैनेजमेंट. उनकी यहाँ पे ये एज में भी, मिडिल स्कूल के वक्त भी अगर उसकी हैंड राइटिंग इलेजिबल है या पुअर है, स्पेसिंग नहीं है, तभी हमें सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है. और इसी वजह से बच्चा लिखना भी पसंद नहीं करता है. बहुत सी बार पोस्चर बराबर नहीं है बैठने का, पेन पकड़ने का, इसी वजह से उसके हाथ में दर्द हो रहा है और हम समझते हैं कि नहीं, ये तो फिजूल की एक्सक्यूजेस बच्चा कर रहा है और उसे कुछ करना नहीं है. और इसी तरह से पेरेंट्स या टीचर्स की नैगिंग से, बार बार से कंप्लेन से बच्चा एकदम से अपने पियर्स से साथ भी रहना शर्मिंदा महसूस करता है, लो फील करता है, और उनको दूसरे बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उन बच्चे के साथ जो रिलेशन रहता है उसके पियर्स के साथ बहुत पुअर होता है. और हमें फिर ये सोचना होता है कि ये एज में अगर बच्चा हिल मिल
जुल नहीं पा रहा है उसके फ्रेंड्स के साथ, तो कुछ कमियां है जो बच्चे महसूस कर रहे हैं और उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। मैं एक ये एज या कौन बड़े ये मिडिल स्कूल और सीनियर स्कूल में भी ये जो स्ट्रैटेजी अब मैं बात करने वाली हूँ जिस स्ट्रैटेजी के बारे में, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बच्चे को इट इज रिलेटेड टू हिज कंसंट्रेशन। बच्चा कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या करना, बहुत सी बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि 5 मिनट भी नहीं होता है, बच्चा यहाँ वहाँ भागना चाहता है, उठना चाहता है, करना नहीं चाहता है, अटेंशन नहीं है। So to help the child to be able to concentrate and work for longer period of time के लिए ये तीन स्ट्रैटेजियां हैं। बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इस्तेमाल किया गया रेगुलरली, अगर बारी बारी से ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे तो अपने आप देखेंगे कि बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ता गया है। और इसे कहते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बी हियर नाउ, मीन्स बी प्रेजेंट हियर, इधर यहाँ पे। और एक आप कार्ड बना सकते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है बी हियर नाउ। ये कार्ड आप बच्चे के जहाँ भी वो पढ़ने के लिए बैठता है, जहाँ पे भी हो, टेबल पे हो या फ्लोर पे हो, कहाँ पे भी वो आप स्टिक कर सकते हैं, रख सकते हैं कार्ड बना के, ताकि बच्चे को ध्यान जाए जब भी उसका डिस्ट्रैक्शन यहाँ वहाँ, कोई घर में, स्पेशली अभी तो सब घर पे बैठ के स्टडी करते हैं, घर में कुछ ना कुछ रहता है, दरवाजे की डोरबेल होती है या कोई आता है, कोई जाता है, कोई बात करता है घर के अंदर, तो आप सिर्फ बच्चे को 2-3 सेंटेंस, इधर आओ, देखो यहाँ पे, यहाँ नहीं, देखो वहां नहीं, ऐसे में करो, इतने सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस बोलने की बजाय अगर आप इसको सिर्फ अटेंशन ये कार्ड पे डालें, बी हियर नाउ, यानी कि कम बैक, बच्चे का डिस्ट्रैक्शन होगा लेकिन कम होते जाएगा अगर ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे और आप बारी बारी से बच्चे को फोकस उसके जो भी काम कर रहा है उसके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे बाय जस्ट शोइंग हिम द कार्ड बी हियर नाउ। एक दूसरा स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं स्पाइडर वेब। स्पाइडर की जाल, मकड़ी जो होती है उसकी जाल आपने देखी है, राइट, कनेक्टेड है, और अगर एक हल्का सा हाथ देंगे वो हिलने लगती है जाल, और स्पाइडर को लगता है मेरे जाल में कोई फंस गया और उसका अटेंशन ढूंढने में चला जाता है। इसी तरह बच्चा भी जब बैठता है काम करने के लिए, आजू बाजू में हलचल रहती है, आना जाना, डोरबेल, टीवी नॉइस, टेलीफोन नॉइस, और बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब ये हलचल हो जाती है तो आप फिर से बच्चे को वही बी हियर नाउ कह के अटेंशन, फोकस ला सकते हैं जो भी वो काम कर रहा हो। थर्ड स्ट्रैटेजी इज वरी टाइम। ये भी बहुत ही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, और ये होता है कि बच्चा जब बैठता है काम करने के लिए उसका ध्यान जाता है, अरे मुझे खेलना है, जाना है, मुझे मेरी वीडियो गेम खेलनी है, मुझे वो प्रोजेक्ट करना है। बहुत सी बार बच्चे एंशियस भी होते हैं दूसरा काम करने के लिए, राइट, वो वरी करने लगते हैं। ये वरी आप अपने आप में उसके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। जब वो कोई काम करने को बैठता है, वो उसे दूसरी सब बातें याद आने लगती है, तब आप उसे कह सकते हैं कि हम एक टाइम, समय रखेंगे 4 के 4:30 या जो भी पेरेंट और चाइल्ड को कन्वीनियंट हो वो टाइम लेके कि ये टाइम आपका वरी टाइम होगा। ये वरी टाइम के अंदर आप तब बैठ के जो सोचना है, प्लान करना है, पार्टी प्लान करनी है फ्रेंड्स के साथ या जूम कॉल प्लान करना है फ्रेंड्स के साथ, जो भी करना है ये आप तब सोचेंगे, ये आपका वरी टाइम है। और आप पेरेंट, एज अ पेरेंट कैन हेल्प हिम टू कनेक्ट and keep that time as a very specific time and give it to the child that this is your time to think what you want to do or worry about, and then make a plan as to how you're going to do it, ताकि बच्चे को फिर वो डिस्ट्रैक्शन जो आ जाता है, जो वो काम तब कर रहा है, वो कम होने लगती है। और रिसर्च ने बताया है कि दिस वरी टाइम, गिविंग द चाइल्ड a special time to think about what he wants to do, plan,
is very important and it reduces the distraction when he is doing any other work. दूसरे भी स्ट्रैटेजीज है, जैसे बच्चे को शॉर्ट ब्रेक दो बीच बीच में. यूजुअली कहते हैं कि मैक्सिमम अटेंशन स्पैन इन एन अडल्ट इज 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के बाद आपका भी ध्यान यहाँ वहाँ हो जाएगा. हमारा प्रेजेंटेशन 1 घंटे का है, उसमें भी आपका ध्यान आप भी देखिए यहाँ कुछ ना कुछ हट जाएगा और फिर आप बोलेंगे बी हियर नाउ, आई एम इन दिस जूम सेशन. उसी तरह बच्चे को भी शॉर्ट ब्रेक्स देने चाहिए. शायद उसे उठना की जरूरत हो, उठ के एक रूम के अंदर एक चक्कर मार के आ जाए और बच्चे को कहने का आप मैंने हर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रेक, सो ही डजंट हैव टू थिंक कि मैं मुझे जाना है. नहीं, आप बैठो, बी हियर नाउ, 10 मिनट्स आई विल गिव यू अ ब्रेक. Similarly, you can even ask the child to stretch, take a walk and come back. Posture देखिए, बच्चा किस तरह से बैठा है, उसका वर्किंग एरिया है, वहाँ पे कितनी लाइट आ रही, डार्कनेस है, पोजीशन ऑफ द टेबल चेयर किस तरह का है. ये सब भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है. Now moving on to the higher grades. In the higher grades, what are the indicators? कौन सी बातें हैं जो जिन्हें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमें कहता है कि कुछ ना कुछ इशू है जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. वो है डिफिकल्टी. ये जब 8th स्टैंडर्ड या 7th से ही शुरू जो हो जाती है, दूसरी लैंग्वेजेस जब आते हैं और नई लैंग्वेजेस आती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस, वो ग्रास नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते. मिस्टेक्स अभी भी होती है जब वो 8th 9th स्टैंडर्ड में आते हैं. उनका रिटन एक्सप्रेशन ऐसे में या कोई लॉन्ग आंसर्स में वो बहुत पुअर होता है. फिर अगर कोई आंसर इलैबोरेट करना हो या कोई समरी बनाना है, कम करना, वो कर नहीं पाते. उनको टेस्ट के टाइम बहुत स्ट्रेस रहता है, वो करने वैसे शायद बच्चे ने प्रिपेयर किया हो, लेकिन जब टेस्ट टेकिंग आता है तब बच्चा बहुत नर्वस हो जाता है और बहुत सी बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. और देखा भी गया है कि वो अटेंशन और मेमोरी को भी अफेक्ट करता है. एंजाइटी, द एंशियसनेस इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स. जब बच्चा एंशियस रहता है, इट अफेक्ट्स हिज थिंकिंग, मेमोरी एज वेल एज अटेंशन. फिर उसकी रिटन वर्क भी देखते हैं, बहुत क्लमजी होती है, क्लेनलीनेस मेंटेन नहीं करते अपनी बुक्स या रिटन वर्क में. फिर इवन अपने सोशल स्किल्स में या तो वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं या तो वो बहुत शांत होते हैं, मिलना नहीं चाहते किसी से या बात नहीं करना चाहते हैं. और इन जनरल एक मेंटल फटीग, हमेशा बच्चा थका हुआ महसूस होता है, स्ट्रेसफुल महसूस करता है. तभी आपको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है. एंड इस एज के अंदर एक स्ट्रैटेजी में शेयर करने वाली हूँ जिसको कहते हैं गोल सेटिंग. Okay, this goal setting strategy is to be applied, it can be applied to anybody, and even you as a parent can use it so that you have a clarity. हमें पता चलता है कि हमें एक गोल है, हमें कुछ पाना है और हम किस तरह से पाएंगे ये गोल, हमें जो चाहते हैं वो किस तरह से हम पा सकते हैं. और अगर हम एक सिस्टमैटिक वे से अगर हम ये प्रैक्टिस करें तो ये हो सकता है. उसको इन शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं स्मार्ट, SMART, स्मार्ट. ये स्मार्ट क्या है? हर एक लेटर SMART means something. पहला S का मतलब है स्पेसिफिक. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक अपना गोल बनाते हैं या बच्चे को मदद करते हैं अपना गोल बनाने के लिए, हम क्वेश्चंस WH क्वेश्चंस पूछते हैं. WH क्वेश्चंस का मतलब है who, what, where, when, which. ये WH क्वेश्चंस कहते हैं इसे. ये क्वेश्चंस बच्चे के सामने रख के हम पूछ सकते हैं. What do you want to accomplish? शायद बच्चे के मैथ्स टेस्ट हुई होगी, उसमें उसके मार्क्स बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे को सिर्फ 5 out of 20 मिले उसके टेस्ट के अंदर. So what does he want? What does he want to accomplish? He wants to pass, right? तो वो accomplish करना चाहता है कि मुझे कम से कम 10 out of 20 मिल जाए, 10 out of 20 मिले, उसका गोल. तो you help the child
ask this question, what do you want to accomplish? क्या आप करना चाहते हो? अभी आपको 5 मिले हैं, हम क्या करेंगे? हम 10 मार्क्स तो ला सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, जो शायद 2 महीने के बाद होगी। ओके, 2 महीने के अंदर हम कैसे ये मार्क्स हमारे वर्ड प्रॉब्लम में या मैथ्स में बढ़ा सके। फिर हम पूछेंगे हु इज इन्वॉल्व, कौन हमें मदद करेगा? ट्यूशन टीचर है, पेरेंट है, फादर है, या ब्रदर, एल्डर ब्रदर या सिस्टर कभी कभी हो सकते हैं। कौन हमें ये गोल अचीव करने में इन्वॉल्व रहेगा? तीसरा रहता है कहाँ पे, हम या तो ट्यूशन टीचर पे के यहाँ जाएंगे, या ट्यूशन टीचर आएगी, या बड़ी भाई या बहन के साथ हम कहाँ घर पे बैठ, अभी तो आजकल तो घर पे ही होता है, और हम जूम कॉल के ऊपर किसी के साथ करेंगे। विच, क्या जरूरत पड़ेगी हमें? एक शायद हम जूम कॉल करेंगे तो हमें कंप्यूटर की जरूरत, नेटवर्क होना चाहिए, रिसोर्स मटेरियल यानी कि बैंक ऑफ टेस्ट पेपर्स होने चाहिए। तो ये पूरा प्लान होना चाहिए टू आस्क व्हाट will I need to achieve my goal. Next is M, which stands for measurable. Measurable is मापना। ये गोल कैसे हम मापेंगे? by asking questions, कितना, how much and how many। यानी कि हम फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं मैथ्स का, कि हमें 5 मिला है आउट ऑफ 20, आई वॉन्ट टू गेट 10 आउट ऑफ 20। मैं ये कैसे हासिल करूंगा? मैं कितनी बार, कितने सम्स करूंगा? हाउ मच आई विल प्रैक्टिस 3 सम्स फॉर 2 weeks every day, for how much time? for half an hour। yes, तो हमारे प्लान में जाएगा 3 सम्स फर्स्ट वीक for 5 days of the week, half an hour 5 days of the week। तो हमारा गोल स्पेसिफिक होते जा रहा है, हम कितना करेंगे, कितने समय तक। नेक्स्ट है अचीवेबल। क्या ये गोल अचीवेबल है? हम ये 5 या 3 सम्स जो करना चाहते हैं रोज आधा घंटे के लिए, ये हम कर पाएंगे? हमारे पास साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, इसके बावजूद क्या हम 15 मिनट डेली दे पाएंगे? तो ये आपको रिव्यू करना है कि हम कर पाएंगे। शायद आपको करके भी नाकाम हो गए तो हम फिर रिव्यू करेंगे कि नहीं, ये अकम्प्लिश नहीं हुआ, हमें इतना कर, या हमने कर लिया 3 तो मैंने तो 5 मिनट में कर दिए, तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा कि हमारा गोल 5 सम्स करेंगे हम 15 मिनट में। तो यू हैव टू मेक द गोल जो रियलिस्टिक है, जो हम कर सके। हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं करना चाहिए, इतना कम करिए लेकिन हासिल करना चाहिए। इस तरह का हमें गोल प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट इज रेलेवेंट। कितना रेलेवेंट है हमारे आंसर्स? ये जो क्वेश्चंस है ना, इज द गोल वर्थवाइल, ये करना क्या जरूरी है? 10 में से 10 आउट ऑफ 20 लाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। टाइम सही है, रोज का आधा घंटा, यस सही है, मैं आधा घंटा या 15 मिनट 3 सम के लिए एवरी डे फ्रॉम 4 to 4:30 या 4 to 4:15 दे पाऊंगी? yes, answer is yes, time is right। am I the right person? क्या मेरे में काबिलियत है? मैं yes, I can do math sums, मैंने सीखा है, मुझे आता है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। yes, I am the right person to do it। is it applicable? मेरे जरूरत सोशली, yes, मुझे स्कूल के मार्क्स पास होने के लिए 10th ग्रेड या जो भी ग्रेड में है पास करके मुझे ये जरूरी है। yes, तो फिर हम मोटिवेट होते हैं कि yes, I need to achieve this goal। next is time bound। टाइम बाउंड में हम क्वेश्चंस अपने आप में पूछेंगे, when will I, कितना टाइम लगेगा? 2 महीने है यानी कि 8 weeks, राइट? बच्चे डिवाइड हेल्प कर सकते कि इतना टाइम है, 8 weeks है, पहले हफ्ते में तुम 5 दिन 15 मिनट 3 सम्स करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम 5 सम्स 15 मिनट्स में करेंगे, और हम अपना गोल टाइम में बांट देंगे कि जब 6 वीक्स हो जाएंगे या 8 वीक्स हो जाएंगे, मैं 10 सम्स इन लेट्स से 30 मिनट्स में कर पाऊंगी। इसी तरह से हर टाइम ब्रेकअप होना चाहिए कि ये हम गोल छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अचीव
करने की कोशिश करनी चाहिए। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, द टाइम in terms of days to accomplish, time in terms of the time, half an hour, 15 minutes should be done according to the subject that the child wants to, the goal is related to that subject. ये तो स्ट्रैटेजी है, ये एक बार में नहीं होता, ये स्मार्ट गोल सीखने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। टू सो फाइनली आपका बच्चा जब ये प्रैक्टिस करता है time after time with the different subjects, कि I will, for example, the example I gave, that I will accomplish 10 out of 20 in the next math exam, which is after 2 months, 2 महीने के बाद, by studying 15 minutes twice a week or 3 times a week for half an hour, first 3 sums, then by the end of 2 months, I will be able to solve 10 sums in 30 minutes. ये आप बच्चा जब लिख के रखना है तो वो मोटिवेट होता है वो गोल अचीव करने के लिए। जैसे वो करने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में आप चेंज कर सकते हैं अपना गोल। ऐसा नहीं है कि ये गोल फिक्स्ड हो गया, गोल चेंज होते हैं, लेकिन आप यू एज अ पेरेंट नीड टू बी द गाइड टू हेल्प द चाइल्ड अकम्प्लिश हिज गोल। सो दिस स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी है ऑफ गोल सेटिंग, कौन से भी एज में, छोटे बच्चे रहते हैं तो पेरेंट्स को प्लान करना पड़ता है, बड़े मिडिल स्कूल में रहते हैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट बैठ के ये गोल लिख के प्रिपेयर कर सकते हैं, और हायर ग्रेड्स में है वहाँ पे भी शायद बच्चे को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे शायद वो इंडिपेंडेंट अपने खुद के गोल बनाना सीख जाएंगे, एंड दे गेट मोर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन सी द रिजल्ट, उसका रिजल्ट दिखने लगता है कि हाँ मैंने ये गोल सेट किया, मैंने अचीव किया, अपने आप में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बच्चे में आती है। बिसाइड्स दिस हमें ये सब थोड़े क्वेश्चंस सोचने चाहिए कि जब बच्चे को हम सिखाते हैं या बच्चे को हम इनकरेज करना चाहते हैं, एज पेरेंट्स वी ऑल विश द बेस्ट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन हम गलतियां कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे को अगर हम ज़्यादा मॉली कॉडल यानी कि बहुत सपोर्ट देंगे तो बच्चा तो फिर अपने आप कुछ करेगा ही नहीं, जितना आप सपोर्ट देंगे उतने ही बच्चे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इतना सपोर्ट दे के फिर थोड़ा हटना चाहिए, सपोर्ट दे के थोड़ा हटना चाहिए। ऐसे नहीं कि सपोर्ट दे के बिल्कुल बता दिया अभी तू कर अपने आप, ऐसे नहीं। हर एवरी स्टेप द पेरेंट नीड्स टू बी देयर टू हेल्प द चाइल्ड इन गाइडिंग, इन क्रिटिकल थिंकिंग, इन थिंकिंग कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, और बच्चे अपने आप में फिर सोचने लगते हैं खुद को करेक्ट करना, और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज देना भी बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज लाइक नहीं रॉन्ग है गलत है। You should have more positive words when you are teaching, or if you are the parent teaching the child. और आजकल मैंने देखा है कि बच्चे घर पे ही, parents have almost become like teachers and supporters to the school system, because बच्चे घर पे रहते हैं, guidance लगती है, और parents have to come in and support the child. So you have to build confidence and empower. बच्चे में एक confidence जागरूक करनी चाहिए ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सके। और दूसरी भी हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जब हम कहते हैं कि सब बच्चे तो सीख लेते हैं, क्यों मेरा बच्चा नहीं सीख रहा है जैसे क्लास में सिखाया जाता है। नहीं, आपको देखना चाहिए सब बच्चे में कोई वीकनेसेस कमी रहती है, किसमें कोई ये रहता है, इक्वल नहीं रहता है सब चीज, some things they are weak at and some things they are strong at. तो जो स्ट्रेंथ्स है वो स्ट्रेंथ्स को लेके हमें वो वीकनेस को ऊपर लानी है, और हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चे विजुअल होते हैं, और खास करके आपके हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन ज़्यादा विजुअली स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनकी जो वीकनेस है हियरिंग है, लेकिन हम इनकरेज करते हैं, बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, हियरिंग एड्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि आप ध्यान दो, सुनो क्या कहा जाता है, यूज योर
weakness, that is your hearing, your auditory sense, to strengthen it by looking, by visually strong. So images and drawings can help them better to learn. Then also it is very important to pay attention that you need to change the way you're teaching. जिस तरह से आप पढ़ा रहेंगे ओल्ड स्टाइल से, नहीं ये बच्चे को ऐसे सिखाया तो मेरे दूसरे को बच्चे को भी ऐसे ही सिखाऊंगी मैं, ये गलत सोचना है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की सीखने की तरीका अलग होता है। Therefore ये ध्यान में रखना चाहिए। अब ये तो हमें पता है कि हमें मैंने कहा इंडिकेटर से आपको पता चला कि ये बच्चे में, हमारे बच्चे में कमियां हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज IQ असेसमेंट। ये IQ असेसमेंट होता है बाय अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए बच्चे पे। जब IQ असेसमेंट होता है तो हमें इसकी पोटेंशियल पता चलती है कि ये बच्चा 100 एवरेज इंटेलिजेंस का है, अबव एवरेज इंटेलिजेंस का है, या गिफ्टेड है, या बिलो इंटेलिजेंस है, तो हमें कितना उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए। बच्चा एवरेज इंटेलिजेंस का है और हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे लेट्स से समथिंग लाइक 80-90%, विच इज बहुत प्रेशर है। तो आपको सोच के उसके ऊपर से दैट इज वाई हम कहते हैं कि IQ असेसमेंट से हमें पता चलता है कि बच्चे की काबिलियत कितनी होती है। एजुकेशनल असेसमेंट होता है। एजुकेशनल असेसमेंट में उसका रीडिंग, राइटिंग, रिटन एक्सप्रेशन, स्पेलिंग्स की डिफिकल्टीज कितनी है, कहाँ पे है, पता चलता है। फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ये आप शायद विथ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन तो होता ही है, पता करने के लिए कि उसके क्या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है, कितनी है, और उसके बाद क्या, ये असेसमेंट तो हो गया, हमें पता चल गया कि ये इतनी हमारी बच्चे की पोटेंशियल है, इतना उसका एजुकेशनल लेवल है, कितना उसे आता है, कितना उसे सिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद रेमेडियल एजुकेशन is very important. Remedial education will help develop the reading, writing, I even mean the written expression as well as spellings, math, reasoning, executive skills, thinking, executive का मतलब है thinking, organization, कि critical thinking, के बच्चा सोच पाता है, organize कर सकता है, जो उसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव को किस तरह से सब ऑर्गेनाइज मैनेज करना वो कर सकता है। ये स्किल्स एक स्पेशल एजुकेटर कैन हेल्प डेवलप इन द चाइल्ड, एंड द स्पेशल एजुकेटर्स रोल इज हियर आई वुड से इज टू यूज डिफरेंट मेथड्स दैट आर बेनिफिशियल टू काइंड ऑफ जो कमियां हैं वो पूरी करने के लिए। वो रोल है स्पेशल एजुकेटर का। मैंने भी पहले एक कोर्स किया था संडे सिस्टम, जहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, उसके बाद मैंने दूसरा कोर्स किया, क्योंकि वो कोर्स वही सिखा रही थी लेकिन और डिफरेंटली। तो ये हमारी कोशिश रहती है स्पेशल एजुकेटर्स टू ब्रिंग टू द चाइल्ड न्यूअर एंड मोर लेटेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, especially those related to the academic field, which is reading, writing, spelling, math skills. Then occupational therapy, जो sensory deficits रहती है वो develop करने के लिए। और हमने देखा है कि बहुत सी बार बच्चे की इमोशनल वेलबींग के लिए हमें काउंसलर की मदद की ज़रूरत रहती है। बच्चा शायद बहुत एंशियस रहता है, एग्जाम्स आने के टाइम पे बहुत एंशियस हो जाता है, जब कुछ उसने पढ़ा लिखा है फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्यों ये हो रहा है? बहुत सी बार बच्चे की बहुत डरता है और डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। उसके रिलेशन विद द पेरेंट्स बहुत पुअर हो जाते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं और ये बच्चा अपने आप में एक कमी महसूस करने लगता है, सेल्फ एस्टीम इज अफेक्टेड, और इसी वजह से बहुत सी बार बच्चे को काउंसलर की ज़रूरत पड़ सकती है। और लास्ट but I would like to share, if a child lives with criticism, he learns to condemn. If a child lives with hostility, he learns to fight.
If a child lives with ridicule, he learns to be shy. If a child lives with shame, he learns to feel guilty. If a child lives with tolerance, he learns to be patient. If a child lives with encouragement, he learns confidence. If a child lives with praise, he learns to appreciate. If a child lives with fairness, he learns justice. If a child lives with security, he learns to have faith. If a child lives with approval, he learns to be himself. If a child lives with acceptance and friendship, he learns to love. He learns to find the love in the world. This poem was written by Dorothy Law Holt. Thank you. Ma'am, there is a question. How much it is important for a child to have remedial education? तो जब मैं questions पढ़ रही हूँ, कुछ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने already answer कर दिया है, but I'm just reading it out because उन्होंने लिखा है. Yes. मैंने कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली असेसमेंट करने के बाद जब पता चलता है कि आपके बच्चे में रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग्स की डिफ़िकल्टीज है, और पेरेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि हम पढ़ा लेंगे, हम सिखा लेंगे, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि कई इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश में रूल्स रहते हैं, स्पेलिंग रूल्स. अगर वो स्पेलिंग रूल्स सिखाए सही तरीके से तो बच्चे को वो स्पेलिंग सीखने में प्रॉब्लम कम होती है. देन दे लर्न द वे इट इज़ टू बी स्पेल्ड विद द करेक्ट रूल्स. बहुत सी बार पेरेंट्स को ये रूल्स नहीं पता होते हैं, तो जब स्पेशल एजुकेटर जो एक ट्रेन टीचर होती है टू हैंडल चिल्ड्रन विद देयर रीडिंग, स्पेलिंग, रिटन एक्सप्रेशन, वो बहुत ज़रूरी है. स्पेशली जब आपको पता है कि आपके बच्चे में कोई डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही है, ईदर द चाइल्ड लोअर ग्रेड के डिफ़िकल्टीज मिडिल स्कूल में या हायर ग्रेड में. थैंक यू मैम. दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू गेट स्पीच क्लियरनेस? यस, वेरी इम्पोर्टेंट. द कोर्स दैट जो कोर्स मैंने किया था जो मल्टी सेंसरी लैंग्वेज के ऊपर है, वहाँ पे वी वर टॉट, though I am not a speech therapist, but as a language therapist, I was even, मुझे पढ़ाया गया कैसे मेरा मुंह होना चाहिए, how to use a mirror. The child sees only his mouth and tries to say the sound the way it is said. Tongue is behind the upper teeth. The lips are close together. बच्चा ये देखता है मिरर, छोटे मिरर के अंदर, और वो साउंड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करते. अगेन दिस इज learned, or rather we are as special educators who have done the sounds in syllabus therapy. It's a therapeutic program. हम सीखते हैं किस तरह से टंग का पोजीशन कहाँ पे होता है, लिप्स का पोजीशन कहाँ पे होता है, वाइब्रेशन इन द थ्रोट, lots of vibration, while no vibration, no vibration. So when you teach the child that say the sound sock, हाथ यहाँ पे रखो, वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, टीथ बंद होने चाहिए, हवा साइड से निकलनी चाहिए, ये सब ज़रूरी है बच्चे के साथ एक्सप्लेन करके. ट्राई टू गेट, इवन जो वीडियो में आपने जो बच्चे को देखा, वो अभी भी टेबल को टेबल बोलता है, बट आई हैव टू कॉन्स्टेंटली ब्रिंग इट टू हिज अटेंशन के टेबल ब. So it requires the child to pay attention to the way his mouth makes the sound. Yes? One question is asked by Smriti. Smriti, how can we connect to you? You can get in touch with Fatima ma'am, and accordingly she can guide you. The question is how to improve concentration for 8-year-olds. Very important. बच्चे छोटे रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहता है, and there are many techniques which are even simple yoga techniques are there where the child is just made to pay attention to his breathing.
No need to make the child close his eyes. इतना deep yoga करने की जरूरत नहीं. Just simple, hold your wrist, sit on the floor and breathe in, breathe out. Do it 3 times, do it 2 times. Don't spend too much time on concentration because the child at 8 years finds it very hard. उनका concentration बहुत ही poor होता है, लेकिन give short breaks. Give when you're बच्चे के साथ जब आप बैठते हैं काम करने के लिए, उसके ज्यादा short break दीजिए. बीच बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी कराइए, लाइक अ स्पंज बॉल या प्लास्टिसिंग, और वो ब्रेक दीजिए ताकि बच्चा भागे नहीं जा रहा है कहीं पे, लेकिन एक ब्रेक मिल जाता है और देन ही कैन कम बैक. सो देयर आर वेरी स्मॉल ways in which you can help. You can ask the child to either take a quick run and come back, and you can ask him to jump 5 times and then come back. You can give them a squeezy ball. You can give them plasticine and simple yoga exercises where it is not requiring the child to go into deep breathing or anything, but just simple breathing exercises helps to calm the child. You need to even understand what is causing the difficulty in concentration. Yes? मैम हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, what qualifications needed for the special educator? To become a special educator, SNDT में है अभी वो 2 साल का, after graduation it will become a 2-year course. At the moment I don't know whether they are doing it on offline or online. आज के टाइम में हमें इंक्वायरी आप SNDT जुहू, जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का कोर्स, इट्स आफ्टर ग्रेजुएशन 2 years, इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो जाता है, एंड यू हैव टू मेक इंक्वायरीज ओवर देयर. और हमारा MDA में भी हमारा एक कोर्स है जो साउंड एंड सिलेबल्स है, जो एक 2 साल का कोर्स है, लेकिन वो ज्यादातर रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग के ऊपर ध्यान देता है. तो यू कैन अप्रोच महाराष्ट्र डिस्लेक्सिया एसोसिएशन जहाँ पे ये कोर्स किया जाता है. लेकिन एज आई सेड अभी हमारा ऑफिस ऑफलाइन है, और जब हम रीओपन होंगे शायद हम फिर से वो कोर्स ऑफर करेंगे. एक सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन बिलो 5 years? Below 5 years, that's almost it's the child. I feel there is a lot of parents do not realize that they hand over the phone to the child for viewing TV. If you heard about Samir Dalvi, he's a child psychiatrist, not a psychiatrist, but a pediatric neurologist, and he has said it is so harmful for the child below 5 years to be seeing the screen. आप screen time reduce कर दो, especially 5-year-old don't need to sit on the screen. अभी हाँ online schooling हो गया है for 6 years and above, तो हम अभी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन below 5 years do not give the screen. The screen, you see, आप जब screen को देखते हैं, आप visuals देखते हैं कितने fast जाते हैं, भागना दौड़ना. Visually the child is getting hyper. After they've seen that serial or whatever, that cartoon, you'll find that your child is still jumping about because he has been visually activated और hyper किया जाता है जब ये वो screens देखते हैं ना with very fast visuals. So the screen time should be definitely curbed, or no, I would say not to have a screen time for children below 5 years. Encourage outdoor play, encourage a lot of water play, encourage a lot of use of the hands, aata gunne mein, all those activities which are pre-primary activities, I think can definitely calm the child down and help the child to, attend to a task. Puzzles, mazes, tracing, just chalk से फ्लोर के ऊपर एक बड़ा सर्कल बना के चौक लेके बच्चे को वो सर्कल कराइए. These are all pre-primary methods of teaching. जो of course I'm not in that field, but this is just from my
you know experience that I have seen that all these activities बच्चे के फायदे में होती है. थैंक यू मैम. मैम वन लास्ट क्वेश्चन. मैम बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे ग्रेड 7th 8th में आते हैं, उनको हम बड़े आंसर्स याद करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? ये actually this is very difficult to answer in this just 2 sentences, but all I can say is that they need to be able to have a strategy. एक strategy होती है learn करने की, underlining, marking, you know, all these highlighting. हमारे टाइम में तो बुक्स तो बिल्कुल इतनी डल थी, ब्लैक एंड व्हाइट ही थे, पिक्चर्स भी ब्लैक एंड व्हाइट में थे, लेकिन आजकल के जो टेक्स्ट बुक है दे आर मच मोर विजुअली अपीलिंग, दे आर हाईलाइटेड. तो वही हाईलाइटेड नंबरिंग एंड मेकिंग कार्ड्स, putting that information in, numbering it, and then the child goes through it point wise. That will help the child to remember answers that have more than 1 points to remember. Like for example, the dates. एक किंग के रूल के अंदर dates, ये टाइम में कौन सी वॉर हुई थी, वो टाइम में कौन सी वॉर हुई थी. They can put it on small cards, study cards, and have it, and the child just flips, remembering even formulas. Write the formula one on one card, and the child writes it. वो खुद वो कार्ड बनाता है. जब बच्चा खुद कार्ड बनाता है उसे याद रहता है. कलर कोडिंग के साथ याद करने में जब बच्चा खुद करता है, उसके खुद को बनाने की encourage कीजिए, और keep these study cards. This is one just strategy that you can use. Thank you so much, ma'am. Wonderful session. Thank you, ma'am. Fatima, ma'am. Yeah, thank you, Manik. I think it was a very, very interesting session, और बहुत कुछ जानने को मिला. Definitely, मुझे being in the same field, I have a little bit. It was a refreshing session, और हमारे पेरेंट्स को तो डेफिनेटली बहुत कुछ जानने को मिला. यहाँ पे सिर्फ एक मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे मानिक आपने कहा कि जो स्पीच स्ट्रैटेजी, किसी ने प्रश्न पूछा था कि मेरे बच्चे का स्पीच कैसे करवाएंगे, तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि ये सब रेमीडियल एक्सरसाइजेस, ओके, जो मानिक ने अभी बात की, आपको बताया. तो यस, हमारे बच्चों को हम, क्योंकि वो कॉक्लियर इम्प्लांट या हियरिंग डिवाइस पहनते हैं, तो हम वो उनको एनकरेज करते हैं कि सुन के बोले. तो ये जो स्ट्रैटेजी है, जैसे इसका नाम ही है रेमीडियल, कि अगर आपका बच्चा रेगुलर पाथ से नहीं कर पाता है तो हम इस चीज को अपनाते हैं. तो ये प्लीज आप ध्यान में रखें. एंड डेफिनेटली दी स्ट्रैटेजीज जो एक स्पेशल एजुकेटर या एक स्पीच थेरेपिस्ट देते हैं फॉर इम्प्रूविंग स्पीच, ये जब बच्चा सुन के नहीं कर पाता है इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तब हम ये स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं. और ये जो इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मानिक आपने दी है इन पोस्चर, इन राइटिंग, इन हाउ टू होल्ड द पेंसिल, आई थिंक ये हमारे पेरेंट्स को बहुत काम में आएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हम शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन. आप अपना कीमती समय हमारे साथ आप अपना नॉलेज शेयर किया और हमारे पेरेंट्स को इतना इंफॉर्मेटिव वेबिनार दिया. वेलकम.